नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनकी जन्म कुंडली से संबंधित, इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न इनके पिता ने पूछे हैं। तो आइए इनके जो भी प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों का जवाब हम इन्हीं की जन्म कुंडली से तलाशेंगे। सबसे पहले मैं जन्म की तारीख बता देता हूं ताकि आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 21 मई 1995 और जन्म का समय है शाम 4:06, नागपुर, महाराष्ट्र। मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को। अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म, देवगण, वृश्चिक राशि, जल तत्व की राशि है। मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। अग्नि तत्व, सिंह लग्न की कुंडली है तो अग्नि तत्व, अग्नि तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि। देखा जाए तो लग्नेश और राशि आपस में मित्र हैं, परंतु तत्वतः इनमें भेद है। अब लग्नेश कहां पर है तो जन्म कुंडली के अष्टम में, अष्टमेश जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ में और चतुर्थेश जाकर के जन्म कुंडली के 12वें में। देखा जाए तो सिंह लग्न, लग्न का मान 5 अंश 17 कला और लग्नपति जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। ये अवयोग मान्य है। वैसे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, लेकिन वो तब जबकि वो अष्टम पति हो। यहां पर सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे हैं और लग्नेश बनकर के अष्टम में बैठे हैं, तो ये अवयोग होगा और इसके चलते जातक को जीवन काल में कहीं ना कहीं संघर्ष अवश्य ही देखना पड़ेगा। ये संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न कराने वाले बनेंगे, आत्मविश्वास में कमी कराने वाले बनेंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति को देखें तो 6 अंश पर कमजोर अवस्था में है। मैं इनके पिता द्वारा पूछे, क्योंकि प्रश्न बहुत से हैं, सीधे प्रश्नों की ओर ले चलता हूं और बाकी जन्म कुंडली अध्ययन में हम बाकी की चीजों को समझने का प्रयत्न करेंगे। इनके पिता ने पहले पूछा है कि क्या नौकरी में स्थिरता और वृद्धि रहेगी? भविष्य में क्या विदेश से भी प्रस्ताव आने की संभावना है? अगर है तो कब तक, या अपने देश में ही रहेगा? सबसे पहले तो बता दूं कि सिंह लग्न की कुंडली की चर्चा हो, कर्क लग्न की कुंडली की चर्चा हो, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न की कुंडली की चर्चा हो, तो मैं प्रायः मकर लग्न की कुंडली की चर्चा हो तो मैं प्रायः यही कहा करता हूं कि इस लग्न के जातकों को नौकरी ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस लग्न के जातक व्यापार नहीं कर सकते। जैसे सिंह लग्न की कुंडली है तो व्यापार ऐसा जातक नहीं कर सकता, कर सकता है सेल्फ, अकेले, पार्टनरशिप में नहीं। तो मैं पहले तो नौकरी में है और नौकरी में ही रहने की सलाह दूंगा, व्यापार में जाना उचित नहीं है। कारण, अब सिंह लग्न को लीजिए, व्यापार नाम है झुकने का, व्यापार नाम है सामंजस्य का, और सिंह लग्न में कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक स्वभाव होता है उनका, थोड़े से अक्खड़पन की। उनके स्वभाव में बहुत हद तक अहंकार भी होता है, क्रोध भी होता है। ये व्यापार के स्वभाव को सूट नहीं करता। फलतः इस लग्न के जातक नौकरी में कहीं ज्यादा सफल पाए जाते हैं। तो नौकरी में यदि हैं और नौकरी ठीक ठाक चल रहा है तो नौकरी छोड़ कहीं व्यापार में जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। रही बात विदेश, तो स्वदेश पति का जाकर के विदेश में, विदेश पति का जाकर के स्वदेश में, और परमानेंट विदेश पति का जाकर के जन्म कुंडली के कहां पर बैठना तो स्वदेश में। कुल मिलाकर के इस जन्म कुंडली में पूर्णतः विदेश गमन के योग हैं। अब इन्होंने पूछा है कि अगर विदेश जाने की संभावना है तो कब तक, या अपने देश में नहीं, विदेश जाने की तो प्रबल संभावना है। अब कब तक निर्भर करता है कि कब तक ये जाने की स्थिति में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनका शायद विवाह भी नहीं हुआ है। तो पहले तो विवाह इत्यादि कर लीजिए और इसके बाद ही, विवाह के बाद ही इनको भेजना होगा। देखिए इनकी जन्म कुंडली में 2024 के मार्च के बाद विदेश गमन का एक बहुत ही प्रबल योग आ रहा है। उसमें भी 2024 से भी और आगे थोड़ा सा बढ़ जाए तो 2024 के मार्च में योग शुरू होगा और वो योग और ज्यादा प्रबल 2025 के फरवरी में भी है। तो 2-3 योग लगातार आने वाले दिनों में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो विदेश इनको भेजने वाले हैं। एक दूसरा, इनकी कुंडली बताती है कि सदा के लिए विदेश में जाकर के बसने के भी बहुत अच्छे योग हैं। अब 2-3 बातें हैं वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि को वर्तमान समय में तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु आने वाले दिनों में ढैया और फिर राशि से शनि पंचमस्त की स्थिति भी आएगी, अभी तुला की आने वाली है। कुल मिलाकर के मैं ये सलाह दूंगा कि अभी स्वदेश में ही रहना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। विदेश गमन के लिए अभी ये कुंडली कहीं ना कहीं तैयार नहीं है। तो मैं विदेश अभी जाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मानसिक अशांति, आप लोग मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि हाँ, ये सत्य है कि वृश्चिक वो राशि है जिसके साथ मानसिक अशांति और डिप्रेशन कहीं ना कहीं आम बाकी राशियों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। तो
ये भी स्थिति है कि अभी समय ऐसा है कि कहीं जाने की सलाह नहीं दूंगा, अभी रुकिए और इसके पश्चात ही जाइएगा। योग है, योग को लेकर के कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। बुध की दशा अभी इनको चल रही है, जो कि इस लग्न के लिए कारक तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन धनेश और लाभेश बनकर के बुध इनकी कुंडली के सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। थोड़ा विलंब से ही सही कार तो बनेंगे, सब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी बुध की दशा 2029 तक है, 2012 से शुरू होकर के 2029 तक। तो मुझे लगता है कि इसके बाद फिर आगे केतु हैं, शुक्र हैं, लगातार समय विदेश में रहने का ही दिखा रहा है। तो विदेश अभी न जाने की सोचें, अभी स्वदेश में रह करके ही अपना काम करें, आगे की शिक्षा, आगे का काम, नौकरी इत्यादि में और विकास करें, बाद में आगे विदेश जाने की सोचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इनका नौकरी में मन नहीं लगता, हमेशा आत्मविश्वास की कमी रहती है। क्या यह व्यापार कर सकते हैं? अगर हाँ तो कौन सा व्यापार करें और कब, किसके साथ करें? उज्जवल भविष्य व्यापार में है या नहीं? सवाल का जवाब दे चुका हूं, बिल्कुल ना करें, किसी के साथ तो बिल्कुल ही ना करें। दूसरा, जैसे सोच के देखिए कि इनका मन नौकरी में नहीं लगता, अब कहीं ये मन गलती से व्यापार में भी न लगे तो सोच के देखिए कि न लगे तो अब गौर करिए कि क्यों आखिर सिंह लग्न की चर्चा जब आती है तो मैं नौकरी करने की सलाह देता हूं, व्यापार नहीं। बड़ा सरल सा तर्क है। इस लग्न के जातकों का स्वभाव बिल्कुल सिंह के समान की पेट भरा हुआ हो तो कई बार हिरण ऊपर से छलांग मार के चला जाता, कोई ज्यादा वो प्रयास ही नहीं करते, छोड़ो जाने दो, ये वाली बात है। और ये बात नौकरी में तो चल जाएगी, व्यापार में नहीं। और आजकल की प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां ऐसी हो गई हैं कि वहां पर तो हिरण जाए, पेट भरा हो या ना भरा हो, पहले से छलांग आप मारने के लिए तैयार रहिए। और ऊपर से अगर हम बात करें व्यापार की, तो मान लिया जाए कि वहां ये स्थिति अगर व्यापार में लागू कर दें तो क्या हश्र होगा व्यापार का? पूरी तरह से डूबने और बर्बाद होने के अलावा क्या कोई रास्ता बचेगा? जवाब है ना। तो मेरी राय है कि बिल्कुल ही ये गलती अभी न की जाए और व्यापार की ओर जाने की सोचा न जाए। अब मान लिया जाए कि इनकी कुंडली को अगर आप देखें तो सप्तम भाव में ही शनिदेव बैठे हैं, सप्तमेश बनकर के शश महापुरुष योग बना करके, और वहीं पर बुध भी बैठे हैं। तो योग है, देखिए बुध शनि की योग को बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया, जो तो शास्त्र में से नपुंसक योग कहा गया है, ये थोड़ी सी परेशानी को देता है, इस बात को हम किनारे कर देते हैं। लेकिन यदि हम शनि की स्थिति को जरा यहां देखें तो शनि सप्तम भाव में स्वगृही होकर के बैठे हैं, शश महापुरुष योग। लेकिन इसके बावजूद चूंकि योग है, मैं हमेशा कहा करता हूं, आमतौर पर एक तर्क है कि सिंह लग्न की कुंडली में शश महापुरुष योग भंग हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं होता, गलत है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि योग है तो उसका प्रभाव मिलेगा। शनिदेव को वैसे भी सप्तम में विशेष प्रभाव मिलता है, यहां पर ये दिग्बली हो जाते हैं, तो शनि का प्रभाव है। परंतु शनि का प्रभाव भी एक अपने आप में अजब सा ही प्रभाव है कि जातक के जीवन में उदासीनता लाता है, जातक के जीवन काल में हर चीज को डिले कर देता है, विलंबित कर देता है। आत्मविश्वास में कमी के पीछे अगर देखें तो सूर्य कारण बने हुए हैं, जो लग्नेश बनकर के अष्टम में जाकर के बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो कमजोर हैं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है उन पर, लेकिन खुद वो कमजोर पड़े हैं। तो सूर्य को बल देना होगा ताकि आत्मविश्वास आए, वो आकांक्षा मन में जागृत हो, जो एक सुखद जीवन की चाह के लिए सबके मन में होती है। तो निसंदेह चीजें इनको प्राप्त हो जाएंगी। सो मैं पुनः दोहरा देता हूं, व्यापार में जाने की सोचने की भी गलती न की जाए। अब तो चूंकि इस कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं, अगर चलित में आप जाकर के देखें तो चंद्रमा इसी भाव का फल दे रहे हैं, गुरु जो है अपने पंचम भाव का फल दे रहे हैं। मैं एक बात अवश्य कह सकता हूं कि अगर इनकी इच्छा एक्स्ट्रा इनकम पाने की हो तो शेयर मार्केट में एक बार निवेश करने का ये विचार कर सकते हैं। लेकिन नौकरी छोड़कर व्यापार में जाने की अगर गलती करने की सोच रहे हैं, मैं पूर्णतः मना ही कर रहा हूं, यह गलती है, गलत निर्णय होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे पूछा गया है क्या यह मांगलिक है या क्या इसे मांगलिक दोष है? अगर है तो कितना और इसे कैसे दूर करें? क्या लड़की भी मांगलिक ही होगी? और मांगलिक लड़की चाहिए तो वह किस घर की मांगलिक न हो? कुंडली मिलान पर विशेष किस बात का ध्यान देना होगा? अगर लड़की मांगलिक नहीं मिली तो मंगल दोष को शांत कैसे करें? श्रीमान पिताजी उस युवक के मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए पहले तो मैं अपने दर्शकों से बात कर लूं, तब इनसे मैं बात करूंगा। मेरे वीडियोस पहले भी आप लोगों ने देखे हुए हैं, जिस पर मैंने बृहद चर्चाएं की हैं, बताया हुआ है मांगलिक कोई दोष नहीं होता, मंगल ऊर्जा है। और मंगल का संबंध जब भी दांपत्य से बनता है तो वहां ऊर्जा का आधिक्य वो ले देता है, तो सामने वाले में भी उसी तरह की ऊर्जा होनी चाहिए। तो दोनों एक जैसे ऊर्जावान होंगे तो दांपत्य सुखद बीतेगा। अब यहां देखा जाए तो मंगल 12वें में बैठे हैं, सबसे पहले तो ये मांगलिक है, 100% मांगलिक है, और किसी भी तरह का काट के चक्कर में मत पड़िए। शनि बैठे हैं सप्तम में तो काट हो रहा है इत्यादि इत्यादि नहीं है, मांगलिक है, मांगलिक है। लड़की की भी कुंडली में ऐसा किसी काट को मत ढूंढिएगा, ये मांगलिक ही होनी चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि कौन सा मंगल नहीं होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि मैं कोई किसी मंगल को कहता हूं, जैसे कि सामान्य तर्क कहता है कि अष्टम का मंगल ठीक नहीं होता, विशेष करके लड़कियों की कुंडली में। ये क्या मतलब हुआ भाई? उसका भी तो कहीं ना कहीं विवाह होगा ही होगा।
आप ये ना सोचें कि कहां का मंगल हो कहां का ना हो, आप ये देखें कि उस लड़की से कुंडली बाकायदा मिल जाए, जिसमें 6 पॉइंट मैंने विशेष रूप से बताए थे। अभी लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, लड़का देवगण का है तो लड़की ये देवगण एक ऐसा गण है जो राक्षस और मनुष्य दोनों में चल जाता है, पर लड़की देवगण की और मनुष्य गण की होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मांगलिक इनमें से किसी भाव की हो चलेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ता है, बस कुंडली मिलनी चाहिए। उसमें ग्रह मैत्री आप मिला करके देख लीजिएगा, लग्न का संबंध देख लीजिएगा। गुरु का संबंध ग्रह मैत्री से ही देखा जाता है, लेकिन गुरु का संबंध विशेष रूप से, क्योंकि इस जन्म कुंडली में संतान भाव का जो स्वामी है वो जाकर के चतुर्थ में बैठा है। वैसे तो संतान भाव शुभ कर्तरी योग में है, संतान भाव शुभ कर्तरी योग में है, लेकिन अगर गौर करें तो संतान भाव के स्वामी पर, चंद्रमा पर, सब पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, एक तो चंद्रमा नीच राशि में, ऊपर से शनि की दृष्टि, यहां पर जो गजकेसरी योग का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं भंग हो रहा है शनि की दृष्टि के कारण। अगर देखें आप तो गुरु और चंद्रमा में शनि ज्यादा बली है, क्योंकि शनि स्वगृही होकर के बैठे हैं। वैसे तो देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा और गुरु भी अपने अपने भाव में अच्छे ही हैं, लेकिन गुरु चूंकि चलित में पंचम का फल दे रहे हैं, अब पंचम का फल देने के कारण भी कहीं ना कहीं यहाँ इस कुंडली में संतान में थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। उसके पीछे रीजन एक और है, इनका शुक्र, जो कि षष्ठ भाव में वैसे तो कारक हो जाता है, लेकिन 28 अंश 7 कला के साथ लगभग बाल अवस्था का होकर के बैठा है। तो पहले तो आपने पूछा है कि क्या यह मांगलिक है। मांगलिक है, मांगलिक कोई दोष नहीं है। कितना और कैसे होता नहीं, आंशिक वांशिक जैसा कोई शब्द नहीं। 2 प्रकार का मांगलिक होता है, 3 प्रकार का मांगलिक होता है। जन्म लग्न से कह लीजिए, चंद्र लग्न से कह लीजिए, सूर्य और शुक्र लग्न से भी कह लीजिए। विवाह का विचार करना है तो शुक्र लग्न से भी देख लें। तो इसी तरह से मांगलिक का विचार होता है। कितना और कैसे जैसी कोई बात नहीं, मांगलिक मतलब मांगलिक। मांगलिक ही लड़की होनी चाहिए ताकि दाम्पत्य सुखद हो सके, और किस घर की का कोई मतलब नहीं, पूरी कुंडली का मिलापक हो, नाड़ी इत्यादि का दोष न हो। और बाकी मैंने 6 पॉइंट वाले बिंदु जो बताए हुए हैं वो विचार कर लीजिएगा। हाँ, अब मैं कह रहा था कि मैं बात करूंगा, दर्शकों से मैंने बात की, अब बात इनके पिता से। देखिए, आपके पुत्र हैं, किसी का भी बच्चा हो उसका जीवन बसना ही चाहिए, किसी की भी बेटी हो बेटा हो उसका जीवन सुखद होना ही चाहिए। चाहे मैं, चाहे मेरे दर्शक, आप सभी, हम सभी यही सोचते हैं कि हर किसी के जीवन में सुखद स्थिति ही उत्पन्न हो। अभी बातों ही बातों में मैंने कहा कि बुध शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक योग कहा गया। इसका यह मतलब नहीं कि जातक सीधा नपुंसक होगा, लेकिन हाँ, ये तय है कि कुछ परेशानियों को प्रदर्शित कर रहा है, और उसका कारण यहां दिखाई पड़ रहा है शुक्र मंगल का आमने सामने का सीधा संबंध। सप्तम भाव में बुध शनि की युति पर राहु की दृष्टि का होना दाम्पत्य विच्छेद की प्रबल संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। एक सीधा सा तर्क है, ये वीडियो आप अपने बेटे को भी दिखाइए, और यदि उनको कहीं कोई खुद में कमी महसूस होती हो, कहीं कोई दिक्कत होती हो, संभव है कि एक पिता के रूप में आप उनसे बात न कर सकें, उनसे न पूछ सकें कि क्या आपको दिक्कत है कोई, तो उनको ये दिखाइए। और अगर वो देख रहे हैं तो अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मेडिकल साइंस बेहद समृद्ध है, आयुर्वेद बेहद समृद्ध है, होम्योपैथ बेहद समृद्ध है। हमारे देश में ये तीनों पैथियां हैं, ये अपने आप में इतनी समृद्ध हैं कि हर तरह के रोग का इलाज संभव है। तो अगर कोई दिक्कत है तो विवाह से पूर्व ही उसे ठीक करें, बाद में नहीं। बाद में न तो आपका जीवन खराब होना चाहिए, न उस युवती का जो कि आपके जीवन में आए। तो इस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। एक बार को अगर, हालांकि कौन माता पिता चाहेंगे, और मैं भी क्यों चाहूंगा, मैं तो यहां तक कहा करता हूं कि नहीं, किसी भी स्थिति में विवाह होना चाहिए, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि किसी का जीवन खराब कर दिया जाए। तो सबसे पहले अगर कोई कमी है तो इसका निदान करवाइए। इस कुंडली में कुछ चीजें दिखाई पड़ रही हैं, मैं फिर से कहूंगा कि ठीक है, कुंडली में जो दिख रही हैं वो कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, उसको ठीक कराया जा सकता है, क्योंकि एक चलित में अंतर दिखाई पड़ रहा है कि बुध शुक्र तो यहीं का फल दे रहे हैं, ये जो शनि है ये कहीं ना कहीं चलित में अष्टम का फल दे रहे हैं। तो संभव है कि शायद ऐसा न हो, लेकिन फिर भी जो परिस्थिति मुझे दिखी है, क्योंकि शुक्र की स्थिति जो मैं देख रहा हूं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली है, तो मैं सलाह यही दूंगा कि अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो पहले उसको समझ ले, इसके बाद ही विवाह के बारे में विचार करें। और मांगलिक लड़की से ही हो। लड़की कैसी और किस दिशा की होगी, क्या लड़की के द्वारा व्यापार और नौकरी में सहयोग मिलेगा, कैसे परिवार और क्या पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी, घर परिवार और शादी के बाद इनका जीवन कैसा रहेगा, विवाह कब तक होगी। देखिए, इनकी कुंडली में गोचर में विवाह का योग अभी तो एक चल रहा है, लेकिन 2024 में जाकर के जो विवाह का योग आएगा वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शनि सप्तम में बैठे तो विलंबित विवाह के ही योग बनाते हैं। तो विलंबित विवाह की ही स्थिति मान ली जाए। उसके बाद अभी भी बुध में राहु का अंतर चल रहा है, तो आप 2024 के बाद ही विवाह के बारे में इनके सोचें, या 2024 में जाकर के विवाह के बारे में सोचें, इधर नहीं। एक दूसरा, कैसी और किस दिशा की, तो यहां शुक्र से देखा जाए तो जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर ही विवाह की दिशा दिखा रहा है, तो विवाह
पश्चिम दिशा, यानी जहां इनका जन्म हुआ है नागपुर, नागपुर के इनके घर से या नागपुर से पश्चिम दिशा की ओर की लड़की होनी चाहिए। व्यापार और नौकरी में उसका सहयोग होगा। सप्तम पति सप्तम में बैठे हैं तो लड़की जो भी होगी उम्र में लगभग इनके बराबर या थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन पढ़ी लिखी और कुछ न कुछ करने वाली होगी, विशेष करके व्यापारिक दृष्टिकोण वाली होगी, व्यापार करने वाली या संभव है कि व्यापार में सहयोग करने वाली। चूंकि इनकी कुंडली में मैंने व्यापार की बात नहीं कही है, इनकी कुंडली के लिए मैंने नौकरी की बात कही है। अब संभव है कि इनकी अगर चाहत व्यापार की कहीं भी थोड़ी बहुत हो तो वो लड़की सहयोगी होगी और उसके सहयोग से साइड में अपना व्यापार कर सकते हैं। परिवार और क्या पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखा तो पूछना है ही नहीं, जब नौकरी और व्यापार संभालेगी तो पढ़ी लिखी ही होगी, और कैसे परिवार की होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर देख लेना चाहिए कि विवाह में दो रिश्ते जब जुड़ते हैं तो दोनों पिताओं को समधि कहा जाता है। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, तो बराबर बुद्धि के हों आप, तो बस उतना देखिए। बाकी कैसे भी परिवार की हो हम उसे अपने जैसा बना सकते हैं। एक अच्छे इतना ही आपको देखना है कि आपके बराबर परिवार की है तो उसको फिर हम अपने जैसा ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत नीचे और बहुत ऊपर दोनों ही तरह के परिवारों से लड़की न ले आए, न लड़की को भेजें। कई बार लोग सोचते हैं कि लड़की को भेजो बहुत बड़े घर में और वहां जाकर के फिर वो नौकरानी बन जाए, तो बराबर नाम रखा समधी और ऐसी सोचते हैं, तो अपने बराबर की स्थिति का ले आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जातक का स्वास्थ्य आजीवन कैसा रहेगा, कोई बड़ी बीमारी की संभावना तो नहीं, यदि है तो क्या उपाय करना होगा, भविष्य में धन की स्थिति, अपना घर गाड़ी का सुख, चतुर्थ पति का जाकर के पंचम का चतुर्थ पति का जाकर के 12वें का प्रभाव देना। और जहां तक मैंने देखा है घर गाड़ी की स्थिति बनती है, मैंने हमेशा कहा कि शनि की दृष्टि चतुर्थ पर हो तो घर का सुख होता है। ये अलग बात है कि घर का सुख नहीं होता, यानी भूमि भवन वाहन ईंट पत्थर वाले घर होते हैं, गृहिणी का और अपने उस घर में रहने का सुख से वो वंचित कर देते हैं, उससे वो दूर कर देते हैं। मानसिक अशांति इनके जीवन काल में रहने वाली है। आत्मविश्वास आप पहले बता चुके हैं, और एक छोटा सा रोग अभी भी मैंने बताया शुक्र से संबंधित, तो संभव है कि इससे संबंधित जो उपाय करने की आवश्यकता पड़े वो कर ली जाए। इनके आने वाले दिनों और वर्षों की महादशा, ग्रहों का प्रभाव, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का ये जानना चाहते हैं, जीवन यापन कैसे कर सकेंगे। देखिए, इनकी कुंडली में धन भाव का मालिक जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम में बैठा है। पत्नी के आने के बाद विशेष रूप से धनागमन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यहां पर इस जन्म कुंडली में लग्नेश का जाकर के अष्टम से संबंध बनाना संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 12वें के मंगल के बारे में मैंने कई बार चर्चा किया है और बताया कि ऐसे जातक जीवन काल में ऋण चाहे जितना ले लें, ऋण अंततोगत्वा चुका देते हैं, परंतु शुक्र मंगल का 12वें का यह संबंध चारित्रिक कमजोरी को भी प्रदर्शित करता है, तो इस पर कहीं ना कहीं इनको ध्यान देना चाहिए। वैसे देवगण के हैं, लगता तो नहीं कि ऐसी गलती करेंगे, परंतु फिर भी इंसान है, इंसान कभी भटक सकता है, तो उसे ठीक करने का एक बार प्रयत्न अवश्य करें। अब यहां पर एक बात बता देता हूं कि जो जन्मांक में देव गुरु बृहस्पति यहां पर दिखा करके पंचम का फल दे रहे हैं, वो नौमांश में असल में नीच का फल दे रहे हैं, और राहु के साथ युति बनाकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट है। शुक्र की स्थिति कमजोर होने के कारण आगे चलकर के संतान में दिक्कत होने की संभावना है। सो विवाह बाकायदा जिस लड़की से किया जाए, कुंडली वगैरह बाकायदा मिला करके किया जाए, ताकि संतान में कहीं कोई दिक्कत ना आए। ये शुक्र जो कि जन्म कुंडली में षष्ठ भाव में बैठे हैं, नौमांश में भी पंचम में बैठे हैं, और वो नीच राशि में वहां पर बैठे हुए हैं। फलतः दाम्पत्य पर मैं पहले ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुका हूं कि दाम्पत्य जीवन इस कुंडली में परेशानियों में मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोगों को बेहद सचेत होना होगा। जैसा मैंने कहा 24 के बाद, यानी अप्रैल मई के बाद 24 में विवाह करिएगा। जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर, लड़की मांगलिक होनी चाहिए, कुंडली बाकायदा मैच होनी चाहिए, और इन सभी चीजों को समझने के बाद, मिलाने के बाद ही विवाह करिए। लड़की और लड़के की कुंडली में गुरु का संबंध देख लीजिएगा, नाड़ी दोष इत्यादि भूल के भी ना हो, नहीं संतति नहीं हो सकेगी, तो ये जरूर ध्यान रखा जाए। बाकी इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो भी बुध की दशा है, बुध के बाद केतु शुक्र। असल में देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली में ये सारी दशाएं कोई कारक दशा तो नहीं है। तर्क समझिए पहले, सिंह लग्न और वृश्चिक राशि में जो दशा चल रही है बुध की, अकारक दशा है। केतु शुक्र ये दशाएं कारक नहीं है। सूर्य की दशा जब आएगी तब वो बहुत दूर है, अभी 29 तक तो ये बुध है, वहां से 7 साल केतु, वहां से फिर 20 साल शनि, तो शुक्र, फिर जाकर के तब सूर्य की दशा आएगी। तो कुल मिलाकर के जो दशा है वो यही है। और मैं बता चुका हूं कि जन्म कुंडली चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब दशाओं का साथ नहीं मिलता तो संघर्ष बढ़ जाता है। तो संघर्ष तो इस कुंडली में पहले ही प्रूफ हो चुका है, क्योंकि लग्नेश ही अष्टमस्थ है, तो संघर्ष तो थोड़ा रहेगा ही। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने के कारण मानसिक अशांति और परेशानी तो थोड़ी रहेगी ही रहेगी। एक अच्छी बात इनकी कुंडली में यही है कि यदि स्वदेश से ये बाहर चले जाएं तो इनकी जिंदगी कहीं बेहतर हो सकती है। कौन सा रत्न पहने? मूंगा अभी लॉकेट में पहना है, आगे के लिए क्या पहने या इसे उतार दे? मूंगा के मैं पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, भाग्येश होने के बावजूद वक्र होकर के 12वें में बैठे हैं, और नीच राशि में अगर उच्च के समान फल दे भी रहे हैं तब भी मैं मूंगा के पक्ष में नहीं हूं। हालांकि अगर इनके अंदर ऊर्जा की कमी महसूस हो रही, जैसा आपने कहा आत्मविश्वास में कमी है, तो ऊर्जा चाहिए तो जरूर पहना करके रखिए, लेकिन मैं मंगल के रत्न के पक्ष में नहीं हूं। असल में देखा जाए तो इस कुंडली में रत्न कोई भी नहीं बनता, किसी भी तरह के रत्न धारण की आवश्यकता नहीं है। यहां गौर करें, कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि चंद्रमा और मंगल ने आपस में परिवर्तन किया है तो इससे निचत्व भंग नहीं हुआ।
देखिए, नीचत्व भंग के बारे में मेरे इतने सारे कार्यक्रम हैं, इतने सारे तर्क दे चुका हूं कि अब मतलब समझ नहीं आता, मुझे लगता है एक ही बात दोहरानी पड़ती है बार बार। नीचत्व भंग विकल्प है, जिनकी कुंडली में नीच भंग हुआ है उनसे जाकर के पूछिए कि नीच का प्रभाव उनको मिला या नहीं मिला। अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो नीच का 100 में से कम 40 से 50% प्रभाव मिलता है नीच भंग होने के बाद भी। यहां नीच भंग तो हुआ है, पर शनि की दृष्टि पड़ जाने के कारण नीचत्व भंग का कुछ विशेष प्रभाव समझ में नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से कोई रत्न धारण न कराया जाए। शनि का प्रभाव कैसा रहेगा और राजयोग कब और कैसे रहेंगे, शनि इस कुंडली में प्रारंभ में ही बता चुका हूं कि धीमी गति से देंगे। सस महापुरुष योग का प्रभाव है, चूंकि सिंह लग्न में वो कारक नहीं होते, तो मैं ये तो कभी नहीं कहता कि राजयोग ही भंग हो जाएगा। राजयोग है, प्रभाव उसका कम और गति उसकी मंथर रहेगी। सो जीवन काल में चीजों को देने में, विकास को देने में ये सदैव धीमी रफ्तार ही रखेंगे। मैंने फिर से दोहरा देनी है इस बात को कि इस जातक को विदेश भेजने की ही तैयारी रखी जाए, परंतु विवाहोपरांत 24 में विवाह और 25 के बाद जो मैं योग देख रहा हूं 24 में शुरू हो रहा है, 25 के बाद या 25 में ही ये विदेश जाना चाहें तो जा सकते हैं। तैयारी विदेश की रखें, पढ़ाई भी उसी तरह की अगर कर रखी हो या किसी भी तरीके से प्रयास इनका यही होना चाहिए कि विदेश गमन हो जाए। विदेश अगर ये चले जाते हैं तो इनकी जिंदगी कहीं ज्यादा सुरक्षित और कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, रत्न के नाम पर इनको कुछ भी धारण नहीं कराना। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, सो प्रत्येक सोमवार को दुग्ध जल और काला तिल ये एक में मिश्रित करके शिवजी पर चढ़ाएं। रविवार के दिन नमक का त्याग करें और साथ ही साथ सूर्य की ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक आराधना करें। सूर्य के मंत्र का जप स्वयं से करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें प्रत्येक रविवार को, या रोज कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये इतने उपाय तो इनको करना ही करना है। त्रिलोह के बारे में एक वीडियो में मैंने बताया था, सोना चांदी और तांबा इन तीनों के मिश्रण को बना करके बराबर बराबर मात्रा में तीनों को ले लें, सोना चांदी और तांबा, और त्रिलोह बनवा करके दाहिने हाथ की ये कलाई पर पहन लें, दाहिने हाथ में, तो त्रिलोह पहने, इससे इनको फायदा मिलेगा। उपाय इसके अलावा कुछ नहीं करना। मांगलिक कोई ऐसा चीज नहीं जिसको लेकर के चिंतित होइए, बस कुंडली मिला लीजिएगा, इतने ही कर लेते हैं तो ज्यादा आपको इनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, समय पर उठना इनके जीवन का एक विशेष काम बनाइएगा कि टाइम पर ये उठें, टाइम पर सोएं। इनका सूर्य और चंद्रमा दोनों कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं, और षडबल देखने से षडबल में गुरु सबसे कमजोर हो जा रहे हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली में गुरु ही यदि कमजोर हो जाएं तो सीधी सी बात है कुंडली काफी कमजोर होगी। तो उस गुरु को बल देना होगा। जैसा मैंने कहा, नौमांस में गुरु नीच का फल दे रहे हैं तो नीच के ही हो रहे हैं, नौमांस में शनि भी नीच का फल दे रहे हैं। सो इसलिए कहीं ना कहीं कुंडली का जो बल ग्रोथ होना चाहिए था उसमें कमी आ रही है। हम इस कुंडली को ठीक कर सकते हैं सूर्य को ठीक करके, गुरु को ठीक करके। तो सूर्य के लिए जितने उपाय मैंने बताए वो क्या करें, किसी न किसी मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन करें, तो उससे इनके गुरु को बल चला जाएगा। तो ये सारे उपाय जो मैंने बताए हैं वो तत्क्षण शुरू कराए जाएं, और विवाह बाकायदा कुंडली मिला करके। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ऐसा कुछ है जो आप विशेष रूप से इस कुंडली के बारे में कहना चाहते हैं? अवश्य कमेंट में आपका स्वागत है, लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।